हाय दोस्तों, वैंस व्लॉग पर खुशामदीद। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि उर्दू और हिंदी ज़बान में आइनबर्गरुंग टेस्ट की तैयारी का सिलसिला जारी है। हमने अब तक 10 वीडियोस अपलोड की हैं। इस पूरे कोर्स को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया था और उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। और आज इस आइनबर्गरुंग टेस्ट की तैयारी में जो हमारा चौथा हिस्सा है, आज उसकी पहली वीडियो और इसकी एक ही वीडियो है क्योंकि इसमें कुल 8 सवालात हैं। और आज इसके साथ ही हमारे 300 सवाल जो कि जर्नल क्वेश्चंस थे, वो सब आज 300 सवाल मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्टेट क्वेश्चंस जो कि जर्मन सूबों के मुतालिक होंगे। और इस सिलसिले में जो है, पहला हम लोग सूबा हेसन कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग, अगर आप में से, मैंने पहले भी कहा, अगर आप में से किसी का इम्तिहान करीब है हमारे व्यूअर का, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दे ताकि हम पहले उनकी स्टेट कवर कर लें। तो दोस्तों, आज ये इस सिलसिले की असूलन आखिरी वीडियो होगी और शायद आप में से कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद फिर वो अपनी स्टेट की वीडियो को देखेंगे। लेकिन यहाँ तक सारे ऑडियंस, सारे यूट्यूब व्यूअर्स हमारे साथ थे क्योंकि यहाँ तक जर्नल क्वेश्चंस थे। तो आज ये सिलसिला यहाँ पर जनरल क्वेश्चन से ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी एक मज़ेदार सिलसिला था जो हमने शुरू किया और इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसके साथ साथ अगर ये थोड़ा सा काम हेक्टिक हो जाता है कि वीडियोस को पहले आपने उसकी फॉरवर्डिंग करनी होती है, डाटा वगैरह सारा देखना, डाटा को तैयार करना, उसके बाद फिर आप वीडियोस को रिकॉर्ड करने का मरहला आता है, फिर एडिटिंग होती है, फिर वीडियोस अपलोड होती हैं, फिर उसका फीडबैक होता है। तो जो जैसे मैंने बताया कि एक फ़ाइनल जो हमारे सामने एक प्रोडक्ट आती है तकरीबन 40 से 50 मिनट की जो फाइनल वीडियो आती है, उसकी वैसे 4 से 5 घंटे की इन्वेस्टमेंट होती है। ये थोड़ा मुश्किल मरहला होता है लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमें हमारे यूट्यूब व्यूअर्स के मुसलसल फीडबैक मिल रहे थे। आप लोगों को जिस तरह हमने वीडियोस अपलोड की और चीज़ें समझाई, उसके साथ साथ हमारे लिए, हमारी टीम के लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग था। हम लोग भी चीज़ों को समझ रहे थे। साथ साथ कुछ चीज़ें तो पता थी लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा इंसान सीखता है, नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये सब सिलसिला। तो आज इस सिलसिले की ये हमारी आखिरी वीडियो होगी और फिर इसके बाद यहाँ तक जो जो ऑडियंस हमारे साथ थी उन सब के 300 सवालात मुकम्मल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपने इस पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर आपके पास काफ़ी सारे जर्मन वर्ड्स का, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि काफ़ी सारे जर्मन वर्ड्स का इजाफा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास कमोबेश 200 से 250 नए जर्मन वर्ड्स का शायद आपको पता लगा हो, या किसी को हो सकता है वैसे जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छी आती हो तो उनकी शायद वोकैबलरी के अंदर 40-50 अल्फाज का इजाफा हो। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि जिस तरह आप लोग का हमें फीडबैक भी मिल रहा है कि काफ़ी ही आप लोग को हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है और हम खुद भी इस सीरीज़ को हमने काफ़ी मेहनत से बनाया है। तो दोस्तों, ये छोटा सा इंट्रो था। तो आज पार्ट 4 जो हमारा जर्मन कल्चर के मुतालिक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते इसका मतलब है जर्मन कल्चर। और आपके पास जो इंटर रिलीजियस जो हार्मनी है, जो मज़हबी हम आहंगी जिसको हम कहते हैं, या जर्मनी का कल्चर और मज़हब के बारे में सवालात, वो इस पार्ट में हम कवर करेंगे। इसमें कुल 8 सवालात होंगे और इसके साथ ही हमारे इस 8 सवालात को ऐड करके 300 सवालात मुकम्मल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था इंट्रो थोड़ा सा, और अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। हमारा पहला सवाल है वेल्शे आउसागे स्रिश्टिश, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि नीचे दी गई हैं, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि दुरुस्त है। इन डॉइचलैंड, जर्मनी में sind staat und Religionsgemeinschaften für ein Ende getrennt। तो जर्मनी में जो स्टेट है आपकी, जो कंट्री है या स्टेट है, और जो आपकी मजहबी रिलीजियस गमाइनशाफ्टन, जो आपके पास मजहबी तंजीमें हैं, मजहबी कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, फोर आइन अंदर यानी फ्रॉम ईच अदर कहते हैं इसको, वो फोर आइन अंदर वो एक दूसरे से गेट रेंट है यानी सेपरेटेड है। और यही बात दुरुस्त है। किसी भी जमहूरी निज़ाम में या किसी भी सोशल सिस्टम में या कंट्री के सिस्टम में आमतौर पे जो आपकी कंट्री होती है वो बिल्कुल बायस होती है, वो न्यूट्रल होती है एक तरह से। ऐसा नहीं होता कि उस रियासत के अंदर किसी मखसूस मजहबी गिरोह का या किसी भी चीज़ का असर हो, वरना वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, फ़ैसलों के अंदर उसका असर नज़र आ जाता है।
तो इसलिए आमतौर पे यही एक ट्रेंड है, क्योंकि जर्मनी में भी ये ट्रेंड है कि आपके पास जो स्टेट है वो रिलीगियोन गेमाइनशाफ्टन है, और आपके पास जो कोई भी मजहबी तंजीमें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। रियासत एक अलग ताल्लुक है, और जिसने अपना रिलीगियन फ़क़ाहत ज़रूर है, जिसने जो मज़हब फॉलो करना है वो उसको फॉलो कर सकता है, और जो अगर किसी ने अपना मज़हब तब्दील करना है मज़हब तब्दील कर सकता है। ये हमने पिछले सवालात में देखा था। लेकिन इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली स्टेटमेंट ठीक है कि स्टेट और रिलीजियन गेमाइनशाफ्टन, यानी कि आपका जो मुल्क रियासत है और आपकी जो मजहबी तंजीमें हैं वो voneinander एक दूसरे से वो गेटरेंट हैं, सेपरेटेड है। इसमें अगला है कि बिल्डिंग द रिलीजियन गेमाइनशाफ्टन इन स्टेट के जो मजहबी तंजीमें हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती हैं। ऐसा नहीं है, अगर कोई मजहबी तंजीम यहाँ पर है वो इलेक्शन में खड़ी हो और सीट्स हासिल करे तो गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खालिस्तान मज़हब की बुनियाद पर रिलीजियन गेमाइनशाफ्टन, यानी खालिस्तान मज़हब की बुनियाद पर जो है वो रियासत बनाई जाए, या जो सिर्फ मजहबी जो मजहबी तंजीमें हैं, अगर उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है या वो मजहबी तंजीमें ही गवर्नमेंट बनाती है, ऐसा नहीं है। इस दर स्टेट abhängig von der Religion Gemeinschaften, abhängig कहते हैं डिपेंडेंट होने को, इन्हिसार करने को। इसका गेगेंटाइल है unabhängig, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो स्टेट है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर, कि वो उनसे डिक्टेशन लेती है या उनकी बात सुनती है या उनसे वो बात को समझती है। तो जो स्टेट है वो डिपेंड कर रही है मजहबी तंजीमों के। हमें पता रहा जर्मनी में मजहबी आज़ादी ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मजहबी तंजीमों से सुनकर ही कोई फ़ैसला करे, ऐसा नहीं है। स्टेट डिपेंडेंट नहीं है, स्टेट इंडिपेंडेंट है, वो अपनी आज़ादाना फ़ैसले करती है जो उसके लॉ के मुताबिक है। बिल्डन स्टेट और रिलीजियन गेमाइनशाफ्टन आइनहाइट, कि ऐसा होता है कि जो स्टेट है और जो आपके पास रिलीजियन के कि आपका जो स्टेट है, जो आपकी फेडरेशन है, जो आपकी हुकूमत है या जो आपका मुल्क है, वो और जो मजहबी तंजीमें मिलके यूनिटी बना लेती हैं, वन यूनिट बन जाता है और मिलके फ़ैसले करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक आज़ाद हुकूमत, आज़ाद रियासत है, वो रियासत आज़ाद है, उसका झुकाव किसी एक मखसूस मज़हब की तरफ नहीं है। आज़ाद रियासत है, वो तमाम शहरियों को उनकी बोलने की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, सकाफ़ती आज़ादी, इसके अलावा उनके लिए आज़ादाना नक्लो हमल की इजाज़त देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास जो रियासत है वो किसी मजहबी तंजीमों के साथ मिलके कोई यूनिटी बना लें और उस हिसाब से फिर फैसले करें। तो सिर्फ पहला ऑप्शन ठीक था कि गेटरेंट है। जर्मनी में रियासत और मज़हब का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। रियासत आपके पास एक अलग है, फ़ैसले करती है, और जिन्होंने मज़हब फॉलो करना है, जो मजहबी तंजीमें हैं, जो मज़ाहिब फॉलो कर रहे हैं, उनको खुली आज़ादी है, वो अपनी तबलीग भी कर सकते हैं, वो अपनी बात भी आगे तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन स्टेट जो रियासत है उसका बज़ाते ख़ुद बराह रास्त कोई मज़हब नहीं है, वो तमाम मज़ाहिब को फैसिलिटेट करती है। लेकिन अगले सवाल की जानिब चलेंगे। द मेंशन इन डॉइटलैंड लेबन नाकदम गुरुन सर्ट्स द रिलीजियस टॉलरेंस, के जो जर्मनी में जो लोग रहते हैं वो एक ग्रुन जट से, एक बिल्कुल बुनियादी कायदा है, एक बुनियादी कानून है, या एक बेसिक एक फैक्ट है, उसको कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, कि आपके पास रिलीजियस टॉलरेंस है, या उसको हम उर्दू में रवादारी भी कहते हैं, मजहबी रवादारी है जर्मनी में। इसका क्या मतलब है? बस बेडोटिड दास इस दुर्फन कायने मोशन के अबाउट वर्जन के जर्मनी में कोई मोशे कहते हैं मॉस को। जर्मनी में इसका मतलब ये मजहबी रवादारी का, रिलीजियस टॉलरेंस का, कि जर्मनी में मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। तो ये कौन सी रवादारी हुई? ये आंसर इसका दुरुस्त नहीं है। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब ये आप दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। तो ये तो मस्जिद नहीं बनाने देनी, ये तो एक मखसूस जो कम्युनिटी इस्लाम, उसके ख़िलाफ़ फिर आप ये जाएगा, ये ऑप्शन की दुरुस्त नहीं है। आले मेंशन ग्लोबल एंड गॉड, के तमाम लोग जो हैं वो खुदा पे यकीन रखें या रखते हैं, ये मतलब है रिलीजियस टॉलरेंस का। इसका मतलब भी नहीं है यहाँ पर आपके पास एथीस्ट भी हैं, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। हम आगे सवाल देखेंगे, मुख्तलिफ मज़ाहिब होते हैं। इधर का ग्लोबन वसीर मोश्ते, ये मतलब होता है रिलीजियस टॉलरेंस का या मजहबी रवादारी का, कि लीडर कान ग्लोबन, कि हर एवरीवन कैन बिलीव, जो उसकी विल है, जो वो चाहता है, वसीर मोश्ते व्हाट ही वांट्स, जो उसका जिस बात पे वो ईमान रखता है, जिस बात पे उसको यकीन है, जो वो फॉलो करना चाहता है, वो उसी को फॉलो करता है। ये मतलब होता है रिलीजियस टॉलरेंस का, कि अगर आप टॉलरेंस है रिलीजियस की, तो जो जिस मज़हब को फॉलो कर रहा है उसको उसकी खुली आज़ादी हो। ये जवाब इसका दुरुस्त है। द स्टड एंड शाइडेड अनवेल्शन गॉड द मेंशन ग्लोबल, कि स्टेट ये फैसला करती है कि किस खुदा पर लोगों ने यकीन रखता है। देखिए, मैंने पहले भी देखा था, जर्मनी में स्टेट जो रियासत है वो मज़हब से अलग है,
और वैसे भी कैसे कोई जो आपके पास रियासत है वो फैसला कर सकती है कि किस खुदा पे आपको यकीन रखना है, किस खुदा को मानना है। ये तो इंसान का ज़ाती मामला है, उसका अपने खुदा से ताल्लुक़ है। तो बहरहाल इसमें यही जवाब दुरुस्त है कि यदन ग्लाउबिन, कि जो एवरी वन कैन बिलीव व सेड मोस्ट, वो जो जिस पे बिलीव रखना चाहता है वो उसको माने। फिंगस्टन इस्ट आइन, देखिए फिंगस्टन कुछ लोग जानते हैं, जो तो अक्सर एक फायर टाक भी होता है जर्मनी में फिंगस्टन का। फिंगस्टन एक बेसिकली जो हमारे पास जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका एक पब्लिक हॉलीडे होता है फिंगस्टन। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक और उनके जो हवारी थे ये उनसे उनसे रिलेटेड है ये इवेंट। तो ये प्योरली एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का इवेंट है। तो ये पूछते हैं कि फिंगस्टन जो है ये क्या है। क्रिस लीजर फायर टाक, ये क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस का एक कोई जश्न का दिन होता है। तो उस हवाले से ये वो फायर टाक होता है, ना कि ये डोइचे गेडेंटाग, ये कोई जर्मन मेमोरियल डे है, ना इंटरनेशनल ट्रॉय टाग, ट्रॉरिश कहते हैं सैड होने को। तो ना तो ये कोई इंटरनेशनल आपके पास मॉर्निंग डे है या ग्रीफ करने का, परेशान उदास होने का दिन है, या बायरिश ब्राउक, या फिर ये कह रहे हैं कि प्योर ये जर्मनी की स्टेट है बायरन, उसका एक ब्राउक या ऐसा कह लें उसका एक उसकी सकाफ़त है, उसका कस्टम है, उसका कल्चर है, ये वो है नहीं। ये एक खालिसन मजहबी त्यौहार है फिंगस्टन, जो इसका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। फिंगस्टन जो कि हज़रत ईसा और उनके जो हवारी थे ये उनसे उनसे लिंक करता है ये इवेंट। अगले सवाल की जानिब चाहेंगे। वेलसे रिलीगियन हार दी यूरोपेशे उन दोचे कुल्चर गेप्रेक्ट, प्रैगन एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग शेप करने को या करेक्टराइज करने को या शक्ल देने को। तो कह रहे हैं कि जो कौन सा ऐसा मज़हब है जिसने यूरोप और जो जर्मन कल्चर के ऊपर उसका असर है या उसने उसको शेप किया हुआ है। देखिए जिस तरह जो लोग मुसलमान ममालिक से आए हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर मजहबी त्यौहार ईद वगैरह पे छुट्टी होती है। जो लोग हिंदुज़म या बुद्धिज़्म के ममालिक से आए हैं वो उनका जो कंट्री जहाँ पे मेजॉरिटी है उनका जो कल्चर है, उनकी जो सकाफ़त है वो उस मज़हब के हवाले से ढल जाती है। तो इस तरह जो यूरोप है यहाँ पर आपको पता है यूरोप के अंदर मेजॉरिटी जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका असर रहा है। तो यही असर जो है वही मज़हब है जिसका असर यूरोप और जर्मनी के कल्चर पर भी हमें नज़र आता है हमेशा। यानी इनके पब्लिक हॉलीडेज़ हो गए या दूसरे इनके इवेंट्स हो गए वो सारे इन द एंड जो लिंक होते हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से लिंक करते हैं। तो ये कह रहे हैं कौन सा मज़हब है, हिंदुइज्म का यानी जो है जो हिंदू मत का मज़हब है, या क्रिश्चियनटम जो क्रिश्चियनिटी है उसका असर ज़्यादा है यूरोपियन और जर्मन कल्चर के ऊपर। बुद्धिज़्म का नहीं है, इस्लाम का नहीं है। यकीनन यहाँ पर हर मज़हब के लोग मौजूद हैं, मुस्लिम भी मेजॉरिटी में मौजूद हैं, हिंदू भी यहाँ पे रहते हैं, बुद्ध मत के मानने वाले भी, गौतम बुद्ध के मानने वाले भी हैं। लेकिन ये खालिस्तान सवाल ये है कि यूरोप और जो जर्मन का कल्चर है वो करेक्टराइज हुआ है, उसको एक शेप मिली हुई है एक मखसूस मज़हब की वजह से जो कि हमें नज़र आता है इनके कल्चर पे। वो ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो कि क्रिश्चियनटम यानी क्रिश्चियनिटी है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। हमारा अगला सवाल है इन डॉइचलैंड नेंट मान दी लेट्सन फियर वोखन फॉर वाइनाख्तन, के जर्मनी में जो आपके पास फॉर वाइनाख्तन जो आपके पास क्रिसमस है उससे पहले के जो 4 हफ्ते होते हैं उनको जर्मनी में एक मखसूस नाम दिया जाता है। उसका नाम क्या है नाम क्या है, दिन बुस उन बेटाक। देखिए बुस उन बेटाक एक टिपिकल टर्म इस्तेमाल होती है रिलीजियस प्रोस्पेक्ट के अंदर। जो लोग जो रिलीजियस स्टडी करते हैं वो जानते हैं कि बुस उन बेटाक का मतलब होता है ऐसा दिन जिसमें आप प्रेयर करते हैं और रिपेंटेंस करते हैं। रिपेंटेंस का मतलब नदामत या पछतावा करते हैं अपने गुनाहों पे, गलतियों पे, और दुआ करते हैं बुस उन बेटाक यानी प्रेयर करते हैं, बुस प्रेयर करते हैं और रिपेंटेंस और दुआ करते हैं। ये वो दिन है, ये वो दिन नहीं है, ये एक अलग दिन होता है, ये अलग इवेंट है। ये आगे वाले सवालत में है नहीं लेकिन आप गूगल कर सकते हैं। या फिर ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है ये जो जिस तरह ये फियर वोखन जो वाइनाख्तन से पहले के जो दिन है वो आपके पास ये कह रहे हैं एंटी डांग फेस्ट होता है। कि एंटी डांग फेस्ट यानी ये इस तरह आपको पता होगा कि कुछ मुल्कों में इसको देखिए आप इसको इस तरह ब्रेक भी कर सकते हैं, डांक फेस्ट, इस तरह शायद आपको ज़्यादा जहन में रह जाए कि शुक्रिया अदा करने का। एंटी डांक फेस्ट यानी थैंक्स गिविंग। एक आपको जो लोग जानते हैं वो उनको पता है कि अक्सर अक्टूबर में गालिबन या अक्टूबर में आई गेस एक थैंक्स गिविंग डे आता है, थैंक्स गिविंग डे कहते हैं। ये कह रहे हैं उसको थैंक्स गिविंग डे कहते हैं। तो हम क्रिसमस से पहले के दिनों को थैंक्स गिविंग डे भी नहीं कहते, बुसुन बेटाक भी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं एडवेंट साइड, यानी एडवेंट का सीज़न है। जो कि ये एक टर्म इस्तेमाल होती है एडवेंट साइड यानी एडवेंट्स टिपिकल एक जर्मन वर्ड है जो कि इस्तेमाल होता है बिगिनिंग के लिए। एडवेंट बिगिनन से लिंक करता है।
तो ये बिगनिंग का वक्त है। किसकी बिगनिंग का वक्त है असूलन? ये क्रिसमस की बिगनिंग का वक्त है। तो एडवेंट साइड यानी बिगनिंग सीजन शुरू टाइम शुरू होने लगा, या एडवेंट सीजन। तो इस तरह याद, इसका ये दुरुस्त जवाब है। अलहाइलगन यानी कोई वो होली डे है। अलहाइलगन कहते हैं कि ऑल सेंट्स, ऑल जो हैं जितने भी लोग हैं, ऑल हाइलिगन कहते हैं होली को, तो तमाम ऑल सेंट्स डे के नाम से याद किया जाता है। ये भी दुरुस्त जवाब नहीं, इसका नाम एडवेंट साइट ही होता है। या फिर आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि वोर वाइनाख्तन यानी क्रिसमस से पहले का जो टाइम है, आपको पता है आगे छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो हमें से काफ़ी लोग एडवेंचर वगैरह प्लान करते हैं, खुशी प्लान करते हैं, और एडवेंचर से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जस्ट एक मैंने एक लॉजिक बताई है, आप तो जिसको समझ में है, जिसको समझ आ गई ये चीज़ कि एडवेंट साइड है, वो वैसे भी समझ सकता है। लेकिन अक्सर लोगों को, जिस तरह बिलखसूस मुझे भी अक्सर कभी कोई चीज़ याद रखनी होती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई निशानी लगानी पड़ती है। तो एडवेंचर के वाइनाख्तन जब आने लगी है, तो हम लोग एडवेंचर वगैरह प्लान करते हैं, छुट्टी होती है तो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं, ये कोरोना से पहले की बात है। तो एडवेंट साइड यानी इस तरह याद रख लें कि एडवेंट साइड है। अगले सवाल की जानी चलेंगे। सो वेलकम फेस्ट ट्रागन मेंशन इन डॉइचलैंड बुंटे कुश्तियों में उन्मास्कन, यानी ऐसा कौन सा जर्मनी में त्यौहार है जिसके अंदर लोग रंग बिरंगे, बुंटे आपको पता है रंग बिरंगे, कलरफुल लोग कॉस्ट्यूम यानी कपड़े पहनते हैं, और मास्क अच्छा, ये तो खैर पहले ही मास्क पहनते थे, तो अब तो कोरोना है तो मास्क फ्लेस्ट है, कोरोना के दिन चल रहे हैं तो मास्क तो पहनना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि कौन से फेस्टिवल में, कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसके अंदर लोग जो हैं जर्मनी के अंदर रंग बिरंगे कपड़े और मास्क पहनते हैं। वो दिन है रोजनमोंटाग का। माई फायरटाग, ये जो आपके पास लेबर डे होता है, मज़दूरों का आलमी दिन, उसमें तो बहरहाल नहीं पहने जाते, उसमें तो मज़दूरों से यकजहती की जाती है। इस तरह आपके पास अक्टूबर फेस्ट है, अक्टूबर फेस्ट भी एक अलग म्यूनिख में गालबन होता है, जिसमें उस मौके पे भी वो उसका ताल्लुक फेस्टिवल से, उसमें ख़ास कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन फिंगस्टन भी इनका एक विट्सुन के नाम से, ये भी फिंगस्टन जो है हमने इससे पहले एक सवाल में देख ही लिया था कि ये इनका खालिसन एक मजहबी त्यौहार है फिंगस्टन, तो ये उस मौके पे पहनते हैं, उस मौके पे भी नहीं पहनते। ये रोज़न मोंटाग के पहनते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बुंटे का जिसको मतलब पता है कलरफुल, तो कलरफुल से कोई खूबसूरत चीज़ जहन में आती है, जो आपको पता है रोज़े, रोज़ को रोज़े और रोज़न कहते हैं उसके प्लूरल को, तो यहाँ पे रोज़ आ रहा है, तो जहाँ पे रोज़ आ रहा होगा वो रोज़ कलरफुल होता है, रेड दिखता है, खूबसूरत सा कलर, और बुंटे का मतलब ये कलरफुल। तो इस तरह आप लॉजिक जहन में लगा सकते हैं कि जहाँ बुंटे आ गया कलरफुल, वहाँ रोज़ है, उस इवेंट को रोज़न मोंटाग कहते हैं। इस तरह आप लोग अपने जहन में लगा सकते हैं कि गुलाब का रंग भी सुर्ख होता है और बूंटे कलरफुल, उन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो अच्छा कलर तो उसी का जो आंखों को नज़र आता है। तो इस तरह लॉजिक है, वरना ये कोई खालिस्तान कोई मजहबी त्यौहार नहीं, ये कोई फेस्टिवल है, या अगर इसका लिंक भी होगा मजहबी लिहाज से तो आप इसको देख सकते हैं, वो फिंगस्टन होता है, रोज़न मोंटाग पैर, इसका ताल्लुक रंग बिरंगे कपड़े और मास्क से। और अगर कोई मजहबी त्यौहार है, आप गूगल करके अगर मज़ीद किसी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, वस इस इन डॉइचलैंड ein ब्राउक zu Weihnachten, यानी ब्राउक कहते हैं कस्टम को, रवाज को, सका। क्या जर्मनी में एक रवाज है क्रिसमस के दिनों में वाइनाख्तन पे बुंटे आयर फेस्टेकन के रंग बिरंगे अंडों को छुपाना? देखिए, अंडों का जो इवेंट है, आयर कहते हैं अंडों को, फेस्टेकन कहते हैं छुपाने को, इस चीज़ को छुपाना, हाइड करना। तो जो रंग बिरंगे अंडों का त्यौहार है वो तो उसका ताल्लुक ईस्टर से है, ओस्टर, उसका ताल्लुक क्रिसमस से नहीं है। क्रिसमस पे कहते हैं आइनन टानर बॉम्ब शुमकन। तो जो एक आपने क्या करना है, एक बाउम तो आपको पता है हम कहते हैं ट्री को, तो एक ट्री है उसको आपने क्या करना है, शुमुकन करना है, आपने उस ट्री को डेकोरेट करना है, सजाने को शुमुकन कहते हैं। और टानन बाउम में, टानन फ्री सा जो ट्राइंगल सा एक दरख्त होता है, अक्सर लोग शायद जेहन में आ गया हो, जो क्रिसमस के मौके पे होता है, एक ट्राइंगल सी शेप का दरख्त होता है हरे रंग का, जो कि ऊपर जाके बारीक हो रहा होता है। तो वो उस टानन बाउम को, उस फ्री के दरख्त को शुमुकन करने का एक रवाज है, सजाने का एक रवाज है, उस पर तोहफे, लाइट्स और चीज़ें लगाई जाती हैं। ये है क्रिसमस का एक कस्टम। ना कि जिसमें मास्क और कस्ट्यूमर फर्टलाइडन के खुद मास्क और कपड़े पहनना, वो तो किसी फेस्टिवल के हवाले से होता है, हमने पहले देख लिया था कि उसका ताल्लुक बहरहाल क्रिसमस से नहीं है, उसका ताल्लुक रोज़न मोंटाग के कि कोई और भी इवेंट हो सकता है कहीं पर हो। या कह रहे हैं कुर्बसे फॉर द टूरिस्ट एलन, कुर्बसे कहते हैं पम्पकिन को, जो कद्दू आपके पास होता है, तो जो कद्दू है ये कह रहे हैं कद्दू रखते हैं, वो पम्पकिन रखते हैं गेट के सामने, ये होता है क्रिसमस है। पता है क्रिसमस पे ऐसा कुछ नहीं होता, उस पर एक दरख्त को सजाया जाता है बड़े खूबसूरत करके, जिसको टानन बॉम्ब कहते हैं। तो ये अब हमारा इस वीडियो का ये आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, और यही हमारा
सवाल नंबर 300 भी है ओवरऑल, और पार्ट 4 का आखिरी सवाल भी है। Was ist in Deutschland ein Brauch an Ostern? कि ईस्टर की छुट्टियों के अंदर या ओस्टर में छुट्टियाँ नहीं, ईस्टर का जो इवेंट है छुट्टियाँ तो खैर साथ उसकी जुड़ी हुई हैं, तो जो ईस्टर का इवेंट है उसके मौके पर भी जर्मनी में एक कस्टम है। जिस तरह क्रिसमस पे एक रवाज था कि दरख्त को सजाना, तो ईस्टर पे क्या होता है, क्यूबेसी 42 स्टेलन के गेट के सामने पम्पकिन रखा जाता है। ये हमें बताइए नहीं होता। आइन टाइननबाउम शुमकन के आपने फ्री के दरख्त को सजाना है, लेकिन ये भी नहीं होता। आयर बेमालन कि आपने अंडे पेंट करने होते हैं। देखिए बेमालन कहते हैं पेंट करने को, और ये लोग जो जर्मनी में काफ़ी अर्से से हैं वो जानते हैं कि वह ओस्ट्रफेरियन में जो ईस्टर का इवेंट है उसमें क्या किया जाता है, अंडों कलर रंग बिरंगे अंडे होते हैं उनको पेंट करते हैं बच्चे, और वो ये ख़ास तौर पे मखसूस इवेंट अंडों के हवाले से। रैकेटन इन द लुफ्ट सीजन, अब रॉकेटन यानी रॉकेट को कह रहे हैं, रॉकेट को जो है अपने हवा में जो है वो छोड़ा जाता है, उड़ाया जाता है रॉकेट्स को। लुफ्ट हवा को कहते हैं, सीज़न कहते हैं शूट करने को। जिस तरह वो अक्सर लोग आपके पास जब जो फुटबॉल शौक से देखते हैं वो जानते हैं कि 1000 मीटर सीज़न होता है कि पेनल्टी शूट आउट या पेनल्टी किक, तो ये उससे सीज़न शूट करने को रॉकेट एंड इन द लुफ्ट की हवा में रॉकेट फायर किए जाते हैं ईस्टर के मौके पर। ये भी ठीक नहीं, ईस्टर का जो इवेंट है वो खालिस्तान आयर पे माना, यानी आपने उसमें अंडों को पेंट करना होता है। और देखिए इसका हमारा ये आखिरी जो सवाल था 300 क्वेश्चन, इसका जवाब हमारा दुरुस्त है। तो यूट्यूब व्यूअर्स हमारे दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आइनबर्गरुंग टेस्ट की जो तैयारी है, लेबर्स इन डॉइटलैंड टेस्ट है, ओरिएंटेरिंग कोर्स है, उसकी तैयारी जर्नल क्वेश्चंस की जो 300 सवालात थे वो अपने ख़त्म को पहुँचे। और इसके साथ ही जो है अब हम जाएंगे अपने स्टेट क्वेश्चंस की तरफ, हम हर सूबे के सवाल बनाएंगे। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है जो यूट्यूब व्यूअर्स हमारी वीडियोस देख रहे थे, सब पहले अलगेमाइन या जर्नल देख रहे थे, तो यहाँ तक अब रास्ते अलग हो जाएंगे। जिनकी जो स्टेट है वो अपना क्वेश्चन उस स्टेट का वहाँ पर देख सकते हैं जाके। हम लोग स्टेट की वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे। 16 स्टेट्स हैं, यकीनन इसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। तो आप में से जिनकी एग्जामिनेशन करीब है, जिनका आइनबर्गरुंग टेस्ट करीब है, वो कमेंट सेक्शन में लिख दें कि उनकी स्टेट कौन सी है, ताकि हम उनकी स्टेट पहले कवर कर लें। हमें रोज़ तमाम स्टेट्स को कवर करनी है, 16 की 16 स्टेट्स। तो लेकिन जिनकी एग्ज़ाम करीब होंगी हम उनकी स्टेट पहले कवर कर लेंगे, ताकि उनको इम्तिहान में थोड़ी आसानी रहे। तो बाकी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी जो वीडियोस का ये सिलसिला है आइनबर्गरुंग टेस्ट का, ये काफ़ी पसंद आया होगा। हमें आप लोगों के फीडबैक से ये पता चला है कि आपको हमारा सिलसिला पसंद आया है, और ये वीडियोस के साथ ही हमारी ख़त्म हो गई हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मैंने कल भी जिक्र किया था कि हमने अपने यूट्यूब व्यूअर्स की सजेशन के ऊपर जो है पैट्रियन के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया है। पैट्रियन एक ऑनलाइन बेसिकली सपोर्ट का या फिर शेयरिंग का एक आप कह लें कि एक पोर्टल है, जहाँ पर वो जो यूट्यूबर्स के लिए या जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए, अगर उनके यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए या उनको, तो वो उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब वीडियो बनाने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने उसका लिंक पहले भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया था, मैं आज भी अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक, यानी जो हमारे पास पैट्रियन का लिंक है, वो मैं शेयर कर दूँगा। तो आप में से जो लोग चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है। मतलब ये जस्ट एक तरह की सजेशंस थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको फॉलो किया जाए। और इसके साथ ही दोस्तों हमारी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई उर्दू में आइनबर्गरुंग टेस्ट की तैयारी। तो अब जिसकी जो स्टेट का सवाल है, वो स्टेट के क्वेश्चन है, वो अपनी मखसूस वीडियो देख लेगा। और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। जिनके एग्ज़ाम्स करीब एग्ज़ाम हैं, इस हफ्ते एग्ज़ाम है या आने वाले दिनों में जिनके इम्तिहान हैं, हम उनको गुड लक कहेंगे हमारी टीम की जानिब से। और उम्मीद है कि वो ये टेस्ट अच्छे नंबर से पास करेंगे। कुल 33 सवाल आते हैं इम्तिहान के अंदर, और वो 33 सवाल जो हैं, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमने आपको हर सवाल समझा दिया है। अगर आपको अब भी किसी सवाल के अंदर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों ये सिलसिला फिर ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए। हम अब आपकी स्टेट की वीडियो जो होगी उसमें ही हम दोबारा हमारी मुलाकात होगी। अगर आप में से किसी ने जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं किया, तो वो हमने उस जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की भी एक प्लेलिस्ट ऐड की हुई है। उर्दू में हमने वो जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस मुकम्मल किया है,
और उसके साथ साथ इंग्लिश में भी उस पर काम जारी है और हम इम्तिहानात वगैरह भी उसमें डाल रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक और प्लान भी है कि हम लोग जो आइंदा ग्रुप टेस्ट है इसके भी कुछ इम्तिहान सॉल्व करके एग्ज़ाम में जो 33 सवाल आते हैं हम कुछ एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम किस तरह नज़र आता है, कैसा एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही फिर हमारे सिलसिला अपने अख्ताम को पहुँचा और उम्मीद है कि आपको हमारे सिलसिला पसंद आया होगा। और फिर इसके साथ ही जो है, अगर कोई और पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ इस मौके पर, नहीं और कोई पॉइंट ऐसे रह नहीं गया, आप लोगों के क्वेश्चंस का मैंने जिक्र कर लिया वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। और इसके अलावा हम लोग स्टेट की वीडियोस बनाएंगे, आप लोग ना भूलें अपनी स्टेट का नाम बताना, ताकि हम वो क्वेश्चन भी वहाँ पर कवर कर लें। बस मेरे ख्याल है ये कुल बातें थी। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें, वैंस भी लोग से जुड़े रहें। हम आने वाले दिनों में मज़ीद इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी लेकर आएंगे आप सबके लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें और जिनके इम्तिहानात करीब हैं उनको हमारी जानिब से गुड लक। बाय।